कहाँ गया वो? अच्छा है। आगे लिखिएगा कैटलिस्ट। फैक्टर अफेक्टिंग चल रहा था, बात नहीं जी। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे। इसमें पहला कंसंट्रेशन देख लिया गया था, टेम्परेचर देख लिया गया था, कैटलिस्ट थर्ड है, अल्टर का मतलब होता है मे इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन as it changes path of reaction, hence value of activation energy is changed. तो चूंकि ये रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बदल जाती है और परिणाम ये होता है कि रिएक्शन का रेट बदल जाता है। यहां पर फोर्थ हो जाएगा बेटा सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। As on increasing surface area, collision frequency increases. Fifth, nature of catalyst. नेचर ऑफ कैटलिस्ट पे बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर रिएक्टेंट इज ऑफ टू टाइप। पहला आयनिक और दूसरा कोवैलेंट। आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। आ जाओ। आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। while covalent are slow. As in case of covalent reaction, old bond breaks up
and new bond is formed. Which is time taking. Which is time taking process. तो पुराने बांड टूट जाते हैं और नए बांड बनते हैं जिसमें समय लगता है, जिसमें क्या बेटा समय लगता है। बात सुना ना। चलो अगला पॉइंट यहां पर ध्यान दो, पहले इसको थोड़ा समझ लिया जाए। इधर देखो, यहां पर जैसे CH4 और Cl2 के साथ हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी ये होगी कि CH3Cl और ये HCl बन जाए, HCl बन जाए, बन गया। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये CH है, यहां पर प्रोडक्ट बनना है तो कई सारी कंडीशन होगी। पहले तो Cl बांड टूट जाए, फिर CH बांड टूट जाए, फिर दोनों आपस में कोलाइड कर जाएं। अब Cl बांड टूट गया, CH बांड नहीं टूट पाया, नहीं रिएक्शन होगा। CH बांड टूट गया, Cl नहीं टूट पाया, रिएक्शन नहीं होगा। दोनों टूट गए, कोलिजन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं होगा। कोलिजन भी हुआ, कोलिजन इफेक्टिव नहीं था, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशन हैं, जब सारी कंडीशन फुलफिल होंगी तभी रिएक्शन होंगे, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो ये कंडीशंस होती है। अगला है रेडिएशन। अगला है रेडिएशन, जो भी होगा 5th या 6 रेडिएशन लिख लेंगे। रेडिएशन जनरेट फ्री रेडिकल। and reactions of free radical are fast. Radiation generate free radical and reactions of free radical are fast. आगे होगा प्रेशर। Pressure increases rate of gaseous reaction. Come in. Pressure increases rate of gaseous reactions. तो प्रेशर गैसियस रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करता है। एज इट इंक्रीजेज, एज इट इंक्रीजेज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम। एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। एक क्वेश्चन है बेटा, which one of the following, which one of the following does not affect rate of reaction?
Which one of the following does not affect rate of reaction? Which one of the following does not affect rate of reaction? तो कौन रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं करेगा? हाँ, क्या भैया? प्रेशर। प्रेशर वैसे तो कर ही रहा है, देख ही रहे हो, ये भी कर रहा है, लेकिन बाकी जो फैक्टर हैं वो सभी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, और प्रेशर केवल गैसियस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर इग्नोर करना पड़े तो आप किसको इग्नोर करोगे? प्रेशर को। तो कैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें देखना पड़ता है कि कौन एक देखा जा सकता है। ठीक है, पढ़ाते समय तो हम प्रेशर भी पढ़ा दिए, प्रेशर भी अफेक्ट कर रहा है, कर ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। चलो देखा जाए, रिमूव करें इसको। तो हम लोग एक और टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक ले रहे हैं रेट लॉ। रेट लॉ a mathematical representation which relate rate of reaction with यहां पर बल्कि एक्चुअल रेट कर लो, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन टर्म। तो एक्चुअल रेट और कंसंट्रेशन टर्म के बीच में जो रिलेशन होता है उसको लोग क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन as follow. For which rate law can be written as यहां पर आप लिखोगे रेट इक्वल टू के, यहां पर एक पावर एक्स, बी पावर वाई, where x is equal to a or x is not equal to a, y is equal to b or y is not equal to b। ठीक भैया, तो ध्यान देना, पहले समझिएगा थोड़ा सा। हम लोग अभी पीछे चैप्टर पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या करते थे कि जो यहाँ पर कोफिशिएंट है उसको सीधे पावर में लगा देते थे। कोफिशिएंट सीधे कहां जाता था? पावर में। और यहाँ पर कोफिशिएंट कई बार पावर हो भी जाएगा और कई बार पावर नहीं भी होगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि रेट लॉ, और वहां पर एक्टिव मास बोलते थे, ठीक है, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ में क्या डिफरेंस है? तो आप कहेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल रेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेट लॉ एक्टिव मास को। तो नोट करके यहां पर लिख लेंगे, नोट करके, लॉ ऑफ मास एक्शन represent
theoretical rate, while बोलो बेटा rate law represent actual rate। तो रेट लॉ एक्चुअल रेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? थ्योरेटिकल रेट को। ये दोनों में डिफरेंस है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। ए रिएक्शन occur as follow। टू ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। फॉर which rate law is as rate equal to k एक पावर 2b। if concentration of A is doubled and that of B is reduced to half, find new rate of reaction। Find new rate of reaction। Find new rate of reaction। यहां पर ध्यान बेटा, यहां पर तो हम लोग मानते हैं कि रेट इक्वल टू क्या है? मानते क्या है? दिया ही है के एक पावर 2 और क्या है बेटा? बी है। इफ ए इक्वल टू ए मोल पर लीटर एंड वी इक्वल टू बी मोल पर लीटर, ये चीजें दी गई हैं, मत मान रहे हैं, देन रेट क्या हो जाएगा या रेट ला क्या हो जाएगा? R1 लिख रहे हैं के, यहां पर एक पावर 2, यहां पर क्या हो जाएगा? V। इक्वेशन 1 अनचेंजिंग कंसंट्रेशन, तो यहां पर R2 इक्वल टू हो जाएगा के, यहां पर 2A पावर 2 और यहां पर V बाई 2। इक्वेशन 2 यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे भैया? R1 इक्वल टू के, यहां पर क्या था? A का स्क्वायर था, A स्क्वायर, यहां पर V, यहां पर R2, यहां पर K, 2A स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा? B पावर 2। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, B कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाई R2 क्या बचेगा? ऊपर कुछ बचेगा नहीं। अच्छा ये दो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना बेटा, 2 और यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R1। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R1। ये आंसर हो जाएगा। रेट डबल हो जाएगा।
रेट क्या हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा। रिमूव कर दें इसको। मॉलिक्युलरिटी, number of molecules that take part in chemical reaction। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में यहां पर ध्यान दो बेटा, PCl5, PCl3 प्लस Cl2, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, 2NO प्लस O2, 2NO2। मॉलिक्युलरिटी यहां पर 1 है, 2 है, यहां पर क्या है 3 है, यहां पर 2 और 1 3, 1 और 1 2, यहां पर 1। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज होल नंबर and cannot be fractional। It is never zero or negative। नेवर जीरो मतलब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता जहां पर मॉलिक्यूल भाग ही न ले, या कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता जहां पर मॉलिक्यूल मतलब रिएक्शन जो है मॉलिक्यूल्स को उधार मांग के लाए तब रिएक्शन करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जीरो नहीं होगा और क्या नहीं होगा बेटा, नेगेटिव भी नहीं होगा, हमेशा होल नंबर में होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। यहां पर मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3, more than 3 is rare। मॉलिक्युलरिटी मोर देन 3 इज रेयर। अगर पूछा जाए क्यों भैया, तो ध्यान देना, एज साइमल्टेनियस कोलिजन, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज नॉट पॉसिबल। तो एक साथ 3 मॉलिक्यूल आकर कोलाइड करें, ये संभव नहीं होता है। यहां पर ध्यान दो बेटा, ए बी यहां पर सी और यहां पर डी लिए हो, ए बी से कोलाइड कर जाए ऐसा तो संभव है। देखो बेटा, बी डी से कोलाइड कर जाए ये भी संभव है, सी डी से कोलाइड कर जाए, ए सी से कोलाइड कर जाए, ए डी से कोलाइड कर जाए, यहां पर क्या हो जाए बी सी से कोलाइड कर जाए। लेकिन ये चारों मॉलिक्यूल एक साथ आकर, एक साथ चारों मॉलिक्यूल आकर यहां पर कोलाइड करें, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत रेयर होता है। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है, यहां पर 4KClO3 हीट करने पर ये 3KClO4 बन जाता है और KCl हो जाता है। यहां पर मॉलिक्युलरिटी 4 होती है, यहां पर मॉलिक्युलरिटी क्या होती है 4 होती है।
ठीक बेटा। और यहां पर ध्यान दें, इट इज थ्योरेटिकली डिटरमाइंड, थ्योरेटिकली डिटरमाइंड मतलब आप देख के बता रहे हो कि यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं, या मॉलिक्यूलरिटी यहां पर क्या होने वाली आप देख के बता दे रहे हो, काउंट करके बता दे रहे हो। नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, like pressure and temperature, not affected by external factor like pressure and temperature. ठीक है। आगे लिखेंगे, रिमूव कर रहे हैं। यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं बेटा? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शन। यहां पर H2 + I2 = 2HI। एलिमेंट्री रिएक्शन को आप सिंपल रिएक्शन भी कह सकते हो। और यहां पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, and each step are elementary. In complex reaction, slowest step is rate determining. Slowest step is rate determining. यहां पर ध्यान देना बेटा, देखो यहां पर एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल में पहला ये 2H2O2 2H2O + O2। यहां पर मैकेनिज्म की बात करें, स्टेप 1 H2O2 ये स्लो ये फास्ट। तो यहां पर भैया दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, 2NO + F2 2NO2, ये NO2 बेटा, नॉट NO, NO2 कर लीजिएगा। अगर NO होगा तो फिर मैकेनिज्म बदल जाएगी। तो यहां पर मैकेनिज्म की बात करें
यहां पर स्टेप 1 NO2 प्लस F2 इक्वल टू NO2F, यहां पर प्लस हो जाएगा F, स्लो। स्टेप 2 तो यहां पर F कैंसिल हो जाएगा, यहां पर थर्ड एग्जाम्पल, यहां पर 2N2O5 4NO2 प्लस O2। मैकेनिज्म की बात करें बेटा, यहां पर N2O5 2NO2 प्लस ए नेसेंट ऑक्सीजन, स्लो। स्टेप 1 और स्टेप 2 में N2O5 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहां पर 2NO2 प्लस O2, ये फास्ट होगा। अब यहां पर अगर ध्यान दो, इसको जोड़ा जाए तो ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, 2N2O5 4NO2 प्लस O2 हो जाएगा। ये कुछ रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म लिखी गई हैं। चलो आगे चलते हैं बेटा। भैया आगे लिखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिमूव करें इसको, लिख लो। हाँ बेटा, याद रखना पड़ेगा इसको, ये याद चीज करने वाली चीज है। तो आप सब तो याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो बुक के एग्जाम्पल है उनको याद करिएगा, 2-3 लिखा दें, अभी 2 एक और लिखा देंगे, ठीक है। तो जो ज्यादा पॉपुलर है उनको लिखा दे रहे हैं, तो बुक के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिखिएगा, आगे तो जाए, रिमूव कर रहे हैं इसको। आगे लिखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। It is sum of power of concentration term in rate law. It is sum of power of concentration terms in rate law, or number of molecule which determine
रेट ऑफ रिएक्शन। तो उन मॉलिक्यूल की संख्या जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर कहेंगे, या रेट लॉ में जो पावर है उसका सम क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गिवन रिएक्शन यहां पर ध्यान दो बेटा, ए यहां पर क्या लिखे हो, बी यहां पर क्या लिखे हो, प्रोडक्ट। यहां पर रेट लॉ क्या लिख रहे हो, रेट इक्वल टू के, एक पावर अभी अभी आपने क्या लिखा था, एक्स, और बी पावर क्या लिखा था, वाई। तो इस रिएक्शन के लिए ये रेट लॉ है, और रेट लॉ में ए और बी कंसंट्रेशन है। तो ए और बी अगर कंसंट्रेशन है तो ए का पावर क्या हो जाएगा, एक्स, और बी का पावर क्या हो जाएगा, वाई। दोनों को जोड़ दो तो ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। यहां पर एक दूसरा एग्जांपल देखा जाए, यहां पर मान लो रेट लॉ है, यहां पर के एक पावर 1 लिखा नहीं जाता, बी पावर 3/2, सी पावर 1/2। तो यहां पर ऑर्डर क्या लिखोगे, ऑर्डर क्या लिखोगे, 1 + 3/2 + 1/2। 1 3/2 को 1.5 कह सकते हो, इसको 0.5, तो हमें लगता है ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3। ठीक बेटा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब रेट लॉ है, उसके कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर को आप क्या करेंगे बेटा, जोड़ लेंगे, वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पहला, मे बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल और होल नंबर। मे बी नेगेटिव, मे बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल और होल नंबर। ऑर्डर मोर देन 3 इज रेयर। कारण वही जो आपने पीछे पढ़ा था, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, जो ही अभी आप बात करें बेटा कैसे पता चलेगा, सुनो ना, तो मॉलिक्यूलरिटी में तो देख के पता कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, या तो आपको रटा हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और यहां पर क्या करने वाले बेटा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। हाँ, ऑर्डर इज अफेक्टेड बाय external factor like mostly तो pressure and concentration, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। यहां पर नोट करके लिखेंगे हम लोग,
भैया फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, molecularity and order is same. For elementary reaction molecularity and order is same. तो अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहां पर ध्यान दिया जाए, ये यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहां पर I2, यहां पर 2HI, तो यहां पर रेट मतलब मॉलिक्यूलरिटी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 2, और ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम हो सकता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, लेकिन रिएक्शन क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बेटा, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको रिमूव कर दें। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order is equal to number of molecule that present in slowest step. As this step is rate determining, as this step is rate determining, क्योंकि ये स्टेप क्या होता है बेटा, रेट डिटरमाइन करता है, इसलिए स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल होंगे वही क्या होगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो अभी आपने बहुत सारे रिएक्शन लिखा था, यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एग्जाम्पल में 2H2O2, यहां पर क्या था 2H2O प्लस O2, यहां पर मैकेनिज्म में फिर से लिखना पड़ रहा है, तो यहां पर क्या लिखे बेटा H2O2 H2O, यहां पर प्लस हाफ O, ये स्लो आपने लिखा हुआ था, H2O2 यहां पर H2O, यहां पर O2, ये फास्ट। तो अब यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रेट ला अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, K इक्वल टू क्या भैया, केवल H2O2, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2 है। दूसरा एग्जांपल यहां पर आपने लिख रखा था क्या भैया, NO2, NO2 था। मैकेनिज्म में स्लो, रेट में क्या हो जाएगा K NO2 F2, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा,
ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया, 1 + 1 2। ठीक है। अब कई बार ऐसे ऑर्डर नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे रेटला लिखो, तो रेटला लिखना होगा। आपसे पूछेंगे NO2 का कंसंट्रेशन अगर इस रिएक्शन में डबल कर दें तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, 2 गुना। F2 का कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट क्या होगा, तब भी 2 गुना होगा। तो आपको अब लग रहा है कि यहाँ तो NO2 क्या है, 2 मॉलिक्यूल है और F2 एक ही है, तो इसका 2 गुना कर रहे हैं तब भी रेट 2 गुना हो रहा है, इसका 2 गुना कर रहे हैं तभी 2 गुना हो रहा है। ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रेट लॉ में दोनों की पावर क्या है, 1 है। अब जरूरी, अच्छा ये भी जरूरी है कि आपसे टोटल ऑर्डर पूछे, आपसे कहेंगे एक रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, तभी आप क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है ना। यहां पर ध्यान देना, थर्ड एग्जांपल था, अभी अभी आपने 2N2O5, यहां पर 4NO2, यहां पर मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो यहां पर ये एक बार पूछा भी जा चुका है MP PMT में, जब अलग अलग होता था, और पूछा इस तरह से गया था कि फॉर गिवन रिएक्शन राइट रेट लॉ, फॉर गिवन रिएक्शन राइट रेट लॉ। तो दी गई रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ लिखना है, ये फास्ट है। तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, स्लो में कितने मॉलिक्यूल हैं, 1, तो यहां पर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K N2O5, ये रेट लॉ हो गया। तो ऐसे रिएक्शन दे दिया जाएगा। अच्छा जब पूछा गया था तो मैकेनिज्म लिख के थोड़े पूछा गया था, बस केवल ये रिएक्शन लिखा था और राइट रेट लॉ। तो अगर आप रेट लॉ लिख ले गए तो इसका मतलब आपको मैकेनिज्म भी मालूम है और ऑर्डर भी मालूम है, नहीं लिख पाए तो नहीं मालूम है। अच्छा ये 3 रिएक्शन लिखे गए हैं, वे तीनों पीछे भी लिखे गए थे, और तीनों रिएक्शन देखें बेटा, इसमें तीनों में 2-2 स्टेप हैं, दोनों इररिवर्सिबल हैं। दोनों क्या हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे, कुछ क्या ज्यादातर जो आपसे पूछे जाएंगे वो मोस्टली रिवर्सिबल वाले पूछे जाएंगे। अब ये पुराने क्वेश्चन हो गए, जो पढ़ा रहे हैं ये क्या हो गए हैं, पुराने टाइप के हो गए हैं। अब जो पूछते हैं वो रिवर्सिबल टाइप के पूछते हैं, कि उसमें रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल दोनों होते हैं। तो चलो 1-2 एग्जाम्पल ऐसे देख लिया जाए। ठीक है, रिमूव कर दें इसको भैया। चलो यहां पर ध्यान दें, एग्जाम्पल 4, यहां पर 2NO + Br2, यहां पर 2NO Br, और अगर आप ध्यान से देखें तो अभी यहां 2NO2 इसके पीछे लिखे थे, 2NO2 + F2 लिखे थे। अब यहां पर क्या लिख रहे हैं, 2NO + Br2 लिख रहे हैं। तो हम Br2 लिख रहे हैं, हो सकता आपको Cl2 मिल जाए, हो सकता आपको I2 मिल जाए, हो सकता आपको F2 मिल जाए, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क। ज्यादा पॉपुलर Br2 वाला है इसलिए Br2 हम लिख रहे हैं। बस ये रखिएगा, NO2 अगर है, NO2 है तो कोई भी हैलोजन होगा वो पीछे वाली मैकेनिज्म, और NO है तो अब जो लिख रहे हैं ये मैकेनिज्म होगी। फिर से सुन लो, हैलोजन से कोई मतलब नहीं है, NO से मतलब, अगर NO है तो जैसा मैकेनिज्म अब लिखने चल रहे हैं वैसा होगा। NO2 है तो जैसा रिएक्शन F2 के साथ लिखा गया था वैसा होगा। वहां मान लो NO2 Cl2 दे दिया है तब भी वही। ठीक है, हाँ। तो यहां पर ध्यान दो बेटा,
रुक जाओ, एक बार लिख लें तो हमें थोड़ा सा। ये स्लो है, ये फास्ट है। ठीक है, हो सकता है कि रिएक्शन दिया हो, ये रिएक्शन दिया हो, या ऐसे कह सकता है कि फॉर ए रिएक्शन मैकेनिज्म इज एज फॉलो। स्टेप 1 कह दिया, यहां पर स्टेप 2 कह दिया। राइट रेट लॉ, स्टेप 1 स्टेप 2, राइट रेट लॉ। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, रेट लॉ की बात करें तो यहां पर ध्यान देना, आप लोग क्या करने जा रहे हो। यहां पर आप रेट लिख रहे हो, स्लोएस्ट स्टेप के लिए लिखते हो तो क्या लिखोगे, के एन ओ, यहां पर NOVR2 लिख रहे हैं। हम लोगों ने रेट लॉ लिख लिया है, अगर ये ऊपर वाला रिएक्शन रिवर्सिबल ना होता तो। अब देख लो, NOVR2 यहां पर भी है और NOVR2 ऊपर भी है। तो हम लोग देखेंगे फॉर स्टेप 1, यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, NOVR2, यहां पर क्या लिखोगे NO, और यहां पर क्या लिखोगे Br2। अब यहां पर NOVR2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो आप यहां से NOVR2 का कंसंट्रेशन यहां से रखेंगे, तो ऊपर वाले रिएक्शन में NOVR2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा Kc इंटू NO, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा Br2। बस यही ध्यान रखना है कि जो कॉमन मॉलिक्यूल है उसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन से रेट लॉ में रखेंगे। ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है ना, इससे कहां पर रखेंगे, रेट लॉ में। तो इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में NOBr2 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, Kc इंटू NO इंटू क्या Br2। ये चीज आप रेट लॉ में रख दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग concentration of NOVR2 in rate law from step 1, बोलो बेटा, तो क्या लिखोगे, रेट इक्वल टू के, यहां पर NO, और NOVR2 की जगह पे क्या लिख रहे हो, Kc NO, यहां पर क्या लिख रहे हो Br2, यहां पर K इंटू Kc, यहां पर NO और फिर NO, और फिर क्या बेटा Br2। ये दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कांस्टेंट ही आएगा। तो यहां पर K डैश आ गया, NO और NO मल्टीप्लाई किए हो, NO स्क्वायर हो गया, Br2 हो गया। ये रेट लॉ हो गया।
हाँ बेटा, ऑर्डर, अब पावर जोड़ लो, कैसे लिखोगे? ऑर्डर ऑर्डर जोड़ लो, पावर जोड़ लो, तो पावर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑर्डर 3 हो जाएगा। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं, मिटाएं इसको, तो रिमूव कर रहे हैं। यहां पर ध्यान दें बेटा, ये 5th एग्जाम्पल होगा शायद। जहां तक हमें याद आ रहा है शायद यही रिएक्शन था। ठीक है, राइट रेट लॉ। फॉर रिएक्शन, तो यहां पर ध्यान दो, क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखें बेटा? रेट इक्वल टू क्या? के O3, यहां पर क्या हो जाएगा? O। ये स्टेप 1 और ये क्या हो गया है? स्टेप 2। फॉर स्टेप 2, स्टेप 1, तो क्या हो जाएगा बेटा? KC इक्वल टू O2, यहां पर O, यहां पर O3, तो O इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? KC इंटू O3 अपॉन O2। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ O इन रेट लॉ, तो क्या लिखना पसंद करो बेटा? रेट इक्वल टू के O3। O की जगह पर क्या लिख रहे हो? KC O3 अपॉन O2, K इंटू KC। अब दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो K डैश हो जाएगा, यहां पर O3 का स्क्वायर हो जाएगा, O2 पावर -1 हो जाएगा। तो नेट ऑर्डर अगर पूछा जाए, नेट ऑर्डर, तो कितना हो जाएगा? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, 3rd, 2nd, and order of reaction with respect to oxygen, negative, -1। ठीक है, तो here टोटल ऑर्डर क्या था बेटा? 2 - 1 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन कितना बेटा? 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 -1। आगे लिखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रिमूव कर देना बेटा इसको। The reaction which rate is independent of concentration term. The reaction which rate is independent of concentration term or depends upon zeroth power ऑफ कंसंट्रेशन। भैया कंसंट्रेशन पर आप ऐसे कहते हो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, या कंसंट्रेशन के जीरोथ पावर पर डिपेंड कर रहा है, जीरो पावर पे। ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन यहां पर रेट इक्वल टू क्या, के एक पावर क्या लिखोगे, जीरो। भाई पावर ही बताता है कि ऑर्डर क्या है, तो पावर क्या कर दिए, जीरो। और किसी भी वैल्यू की पावर जीरो करने पर वैल्यू क्या हो जाती है, एक। तो नाउ रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो यहां पर रेट की जो यूनिट होती है क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, यही के की यूनिट हो जाएगी। मतलब एक बार ये भी पूछा गया था कि किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होगी, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, i.e. for zero order reaction unit of rate and rate constant is same. For zero order reaction unit of rate and rate constant is same. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी बेटा, सेम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल में पहला फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो। यहां पर HCl फॉर्म कर रहे हो ना, देखो फॉर्मेशन ऑफ HCl जीरो ऑर्डर रिएक्शन, HBr 1.5, HI सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अरे बाद में बात चर्चा करें, अभी HCl HF की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो HCl का जो फॉर्मेशन है क्या है, लिख लेगा नोट करके। फॉर्मेशन ऑफ HCl इज जीरो ऑर्डर, HBr 1.5 एंड HI सेकंड ऑर्डर। तो HCl का फॉर्मेशन क्या है, ऑर्डर जीरो ऑर्डर, HBr का बेटा 1.5 और HI का सेकंड ऑर्डर।
आगे चला जाए, अगला लिखिएगा मोस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। मोस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन, HI का गोल्ड के सरफेस पर डिसोसिएशन क्या है, जीरो ऑर्डर है। HI का गोल्ड के सरफेस पर डिसोसिएशन क्या है, जीरो ऑर्डर है। ठीक है। थर्ड, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। ऑन आयरन सरफेस, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया ऑन आयरन सरफेस। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है क्या। यहाँ पे 3-4 लाइन आप लोग छोड़ दीजिएगा, फिर आगे चर्चा करेंगे उस पर। एक मिनट रुक जाना। चलो भी थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर रहा है, क्या बेटा। एसीटोन का, हाँ हाँ, नहीं अभी हम उस पर नहीं, अभी इस पे चर्चा कर रहे हैं अभी। हाँ, जीरो ऑर्डर नहीं है, ये प्रेशर डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। वही थोड़ा सा दिमाग से मेरे को स्लिप कर रहा है कि इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ठीक बेटा। तो वो इक्वेशन बनाएंगे कि मतलब प्रेशर हम चेंज करेंगे तो एक बार ये जीरो ऑर्डर आएगा, एक बार ये फर्स्ट ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में इसका ऑर्डर अलग होगा। तो वो चीज हम रिकॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं 3-4 लाइन छोड़ दो। अभी आ जाएगा दिमाग में तभी लिखा देंगे, नहीं तो कल उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। हाँ क्या करें, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, 3-4 लाइन छोड़ के लिखना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। रिएक्शन, तो यहां पर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखे हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है A इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट लिख रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, रेट लॉ अगर हम लोग लिखते हैं तो रेट लॉ मतलब रेट अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, रेट दो तरह से लिखेंगे। एक तो ध्यान दो, रेट दो तरह से लिखेंगे, एक तो रेट लॉ के टर्म में लिखेंगे, रेट लॉ के टर्म में, और एक क्या लिखेंगे,
डिफरेंशियल मेथड जैसे dx अपॉन dt के टर्म में लिखते हैं। तो रेट ला यहां पर क्या, पहले तो dx अपॉन dt की टर्म में लिखें, तो dx अपॉन क्या हो जाएगा dt, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहां पर कुछ रिमूव तो कर नहीं रहे, तो dA आप कर देते हैं, तो क्या कर देते हैं dA अपॉन dt कर दिया जाए। रिएक्टेंट है तो माइनस रहेगा ही, रहेगा ना। अच्छा एक और चीज, यहां पर जो A लिए हो इसका मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और यहां पर T लिखे हो तो इसका मतलब टाइम T चेंज हुआ होगा, तो इसको हम यहां पर dt लिख रहे हैं तो यहां पर भी छोटा सा AT लिख दें, मतलब ये कंसंट्रेशन टाइम T के बाद है। कंसंट्रेशन टाइम T के बाद मतलब क्या है, टाइम T के बाद है। और यहां पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, K यहां पर एक पावर क्या लिखेंगे 0, तो रेट इक्वल टू माइनस dA अपॉन छोटा सा t कर देते हैं अपॉन dt, यहां पर क्या हो जाएगा K माइनस DAT, यहां पर क्या बेटा K dt। इक्वेशन 1 ऑन इंटीग्रेशन इक्वेशन 1, तो माइनस DAT इक्वल टू K dt, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस AT इक्वल टू क्या हो जाएगा KT प्लस क्या हो जाएगा I, इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। ये यहां पर T का मतलब ये है कि T टाइम पर कंसंट्रेशन है, यहां पर T का मतलब टाइम है। अब इफ T इक्वल टू 0 देन, अब ध्यान दो बेटा, T इक्वल टू 0 किया जाए तो ये KT क्या हो जाएगा 0, और I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा माइनस AT या माइनस A0। भाई टाइम अगर 0 है तो ये जो आप कह रहे थे कि टाइम T के बाद कंसंट्रेशन है, तब तो टाइम 0 के बाद कंसंट्रेशन हो जाएगा ना, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग बोलो बेटा वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 2, तो क्या करोगे माइनस AT बोलना बेटा इक्वल टू KT, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस होना चाहिए था लेकिन क्या हो गया माइनस A0। अब इसको हम लोग अगर इधर कर दें तो क्या हो जाएगा KT इक्वल टू क्या बोलो बेटा, या यहां पर इसको इक्वेशन 3 बोल दें। इक्वेशन 3 को अगर हम पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अभी बाद में करेंगे, इसको A0 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा इधर KT A0 पॉजिटिव में हो जाएगा और AT क्या हो जाएगा नेगेटिव में। यहां पर K इक्वल टू 1/T A0 माइनस क्या हो जाएगा AT, इक्वेशन 4। where A0 initial concentration, AT concentration after time T, K जान ही रहे हो
रेट कांस्टेंट, एंड टी क्या है बेटा, टाइम ऑफ रिएक्शन। टाइम ऑफ रिएक्शन है। आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हो। लिख लेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 आर integrated rate equation of zero order reaction, integrated rate equation of zero order reaction। equation 3 and 4 are integrated rate equation of zero order reaction। अच्छा, अब देखिएगा बेटा, थोड़ा समझिएगा, रिमूव करें इसको क्या। अच्छा, अगर हम ये कह दें, इधर ध्यान दो। अच्छा, अभी वहां बाद में पहुंचेंगे जहां हम जाना चाह रहे थे, पहले इसको देखें। एज कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, so equation 4 can also be written as follow। ठीक है, तो चूंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इक्वेशन 4 की जगह पे अगर आपसे कोई कहे कि हम ये बोलना चाहेंगे इक्वेशन 5, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, इक्वेशन 5 इज आल्सो इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चूंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर प्रेशर की कंसंट्रेशन की जगह पे क्या दिया गया है, प्रेशर दिया गया है, तो आप कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर कोई कहता है कि हम इक्वेशन 4 या 5 को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नहीं कह रहे हैं, हम इसको कहना चाह रहे हैं कि दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? दिस इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या बता रहे हो, सही बोल रहे हैं या गलत? हाँ बोल रहे हैं तो सही बोलेंगे, गलत थोड़े बोलेंगे। ठीक है, कहाँ है भैया, सही क्यों है? यहां पर इधर देखो, इधर यहां पर आपका ये रिएक्शन था, ये प्रोडक्ट था। यहां पर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए था, शुरुआत में जीरो रहा होगा, कुछ देर के बाद ये एक्स हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक्स, मतलब एक्स इसका रिएक्ट कर गया और प्रोडक्ट का एक्स बन गया। तो अब यहां पर अगर आप के लिखोगे, तो यहां पर क्या लिख रहे हो, 1/T, यहां पर ए नॉट की जगह पर क्या लिख रहे हो, ए इनिशियल, मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी जीरो, और ए माइनस ए टी क्या था, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी था, तो यहां पर माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, अब टी यही है, तो यहां पर ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टी। तो इसको इक्वेशन 6 को अगर आपसे कोई कहे, तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, तो आप कहेंगे हाँ ये भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो है, अच्छा एक्स क्या है, एक्स क्या है, अमाउंट रिएक्टेड और अमाउंट फॉर्म एट टाइम टी। तो ये एक्स क्या है बेटा, ये यहां से समझो ना, एक्स वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट का रिएक्ट कर जाता है, या प्रोडक्ट का बना हुआ अमाउंट है, तो लिख देगा वेयर एक्स इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड
आर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन टाइम t, x is amount of reactant reacted, amount of reactant reacted or amount of product form in time t। तो t टाइम में रिएक्टेंट का जो अमाउंट रिएक्ट करता है या फॉर्म होता है उसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहने वाले हैं, x कहने वाले हैं। ठीक है, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक में पहला वी नो, यहां पर आपने ध्यान दो इक्वेशन 3 क्या लिखा था, -80 इक्वल टू KT माइनस A0। ये तो पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को आप माइनस से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा -KT, यहां पर प्लस A0। और इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो। अब बताओ, अब तो आपको मालूम होगा आगे ना। तो यहां पर इसके ये y हो गया, ये क्या हो गया t, x हो गया, k क्या हो गया m, और ये हो गया। हम लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, वैसे बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ग्राफ किसके किसके बीच में आप खींचना पसंद करोगे, y और x के बीच में। तो y की जगह पर क्या है 80 कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t और t के बीच में। तो ग्राफ नीचे या ऊपर, नीचे, चूंकि यहां पर स्लोप क्या है माइनस। इंटरसेप्ट क्या हो जाता है A0, स्लोप माइनस के। i.e. ग्राफ लिखिएगा फॉर 80 graph for 80 versus time t is straight line with negative slope। graph for 80 versus time t versus time t with negative slope। ठीक है, with negative slope having value -k, having value -k। रिमूव करें बेटा भैया। सेकेंड पॉइंट, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम देखें बेटा, तो हाफ लाइफ टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, टाइम इन व्हिच 50% reactant get reacted or 50% reactant remains unreacted। तो 50% रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाए या 50% रिएक्टेंट क्या हो जाए, बचा रह जाए। i.e. if t equal to t half, then
AT इक्वल टू A0/2। Substituting value in integrated rate equation, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर टी हाफ कर दिए, A0 माइनस क्या हो जाएगा A0/2, तो के इक्वल टू 1/T हाफ, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा A0/2 बचेगा, या टी हाफ इक्वल टू क्या बेटा A0/2 के, A0 क्या हो जाएगा 2 के। अब इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, टी हाफ इक्वल टू A0 इंटू 1/2 के, कर सकते हो कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx, y इक्वल टू क्या हो गया mx हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग ग्राफ खींचें किसके बीच में, टी हाफ और A0 के बीच में, तो स्लोप क्या होगा बढ़ेगा और ओरिजिन से जाएगा, हाँ तो स्लोप 1/2 के, i.e. half lifetime of zero order reaction is directly proportional to initial concentration. Half lifetime is directly proportional to initial concentration. रिमूव करें इसको भैया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम लैंग्वेज एकदम नहीं यूज कर रहे हैं, केवल डाटा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन है ये, A0 50 ग्राम है, टी हाफ 25 मिनट है, A0 100 ग्राम है, टी हाफ फाइंड करना है। तो यहां पर इक्वेशन आपको मालूम है भैया, टी हाफ 1 इक्वल टू क्या था A0/2 के ना, ये 1 कर दिया जाए, टी हाफ 2, यहाँ पर A0 ये 1 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 2। तो यहाँ पर पहला टी हाफ कितना है 25, टी हाफ 2 आपको मालूम भी नहीं, यहाँ पर पहले वैल्यू कितना थे 50/2 के 100/2 के, 2 के क्या हो जाएगा कैंसल, तो 25 अपान कितना बेटा टी हाफ/2, यहाँ पर 50/100, 25 था 50 था
अच्छा ये कंसंट्रेशन 50 था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी हाफ 2 × 25 बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर फार 0 ऑर्डर कर लेना। क्या कर दिए? अच्छा वही अभी जो दिमाग से स्लिप कर गया था जी, ऑर्डर नहीं बताए थे। अगर वही फार फर्स्ट ऑर्डर कर दिया जाए तो 25 मिनट ही होगा, तो 25 मिनट ही ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमने लिखा है ना, करा भी दिया, ये मान के करा दिया कि हमने क्वेश्चन 0 ऑर्डर का बोला है। बात समझ ना, अगर यही 0 फर्स्ट ऑर्डर का होता तो आपको सॉल्व ही ना करना होता, आप सीधे क्या करते 25 मिनट, मतलब हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो कराएंगे कल और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ठीक भैया।